हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में। और आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं आरएनएस संकल्पना के बारे में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ चुके थे, तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जब पता चला तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तथ्य दिए। तो सबसे पहले आपको आरएनएस ने बताया, तो हम आरएनएस संकल्पना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भी वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें अपने यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस के साथ। देखिए, आरएनएस ने सर्वप्रथम सन 1887 में अम्ल व क्षार को परिभाषित करा था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम सन 1887 में आरेनियस ने अम्ल व क्षार को परिभाषित करा था। अम्ल व क्षार को परिभाषित करा था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ध्यान रखें, कोई भी पूछे कि सबसे पहले अम्ल और क्षार को किसने परिभाषित करा था, तो 1887 में आरएनएस ने परिभाषित करा था। क्या कहा इन्होंने इनके तथ्य में? इनके अनुसार वह पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि वह पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं आपके अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जबकि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? इसको एक बार फिर से समझिएगा कि जो आपके हाइड्रोजन आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब हाइड्रोजन आयन आपको पता है कौन सा होता है? H+ आयन होता है, 9th में बताया हुआ है आपको। तो वो तो आपके हो जाएगा क्या? अम्ल। क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। जबकि जो OH- आयन, OH- आयन का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन से। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन देने वाले जो हैं, यानी OH- आयन देने वाले जो हैं, वो आपके कहलाएंगे क्षार। क्लियर है? तो जो पदार्थ जल में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं वो तो आपके अम्ल कहलाएंगे, और जो हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं वो आपके क्षार कहलाएंगे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने कोई भी पदार्थ लिया और उसको आपने जल में विलय कर दिया। किस में विलय करा? जल में। जल में विलय करने पर अगर वो H+ आयन दे रहा है तो वो आपका अम्ल है। क्या है? अम्ल। जबकि अगर कोई पदार्थ है जिसको जल में मिलाने पर वो OH- आयन दे रहा है तो वो क्या है? क्षार है। ऐसा आरएनएस ने बताया कि वह पदार्थ जो जल में विलय होकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ जो जल में विलय होकर के OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम इसकी रिएक्शंस की। तो देखिएगा, कुछ उदाहरण है एनसीईआरटी के अंदर। पहला उदाहरण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ और Cl- में टूटता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को जब जल में मिलाया जाएगा तो वो H+ और Cl- आयन में टूटेगा। क्लियर? दूसरा, अगर हम बात करें HNO3 की, तो HNO3 यानी जिसे हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल जब टूटेगा तो वो आपका H+ और NO3- में टूटेगा। इसके अलावा H2SO4 की बात करें
तो H2SO4 यानी जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं वो भी H+ और SO4- में टूटता है। एसिटिक अम्ल की बात करें CH3COOH तो वो H+ और CH3COO- में टूटता है। कार्बोनिक अम्ल जो है वो भी आपके H+ और HCO3- में टूटता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी अम्ल हैं वो जल में विलय होकर के क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। और H+ आयन देने वालों को इन्होंने क्या नाम दे दिया, अम्ल नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अम्ल नाम दे दिया। तो देखिएगा आगे फिर से एक बार देख लीजिए क्या रिएक्शंस थी। रिएक्शंस थी आपके कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है उसको जलीय विलयन में मिलाने पर H+ और Cl- में टूट रहा है। ठीक है, इसके अलावा HNO3 की अगर मैं बात करूं तो HNO3 जो है H+ और NO3- में टूटेगा। तो ये H+ प्लस NO3-, इस प्लस और इस प्लस का ध्यान रखिएगा, ये ऊपर है और ये दोनों के बीच में प्लस है। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो H2SO4 जो है आपका वो आपको पता है H पर प्लस होता है और SO4 पे माइनस होता है, लेकिन आपने अगर यौगिक सूत्र पढ़े हों तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, SO4 की संयोजकता -2 होती है। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो दोनों को पास पास लिखा जाता है और इसकी संयोजकता इस पर और इसकी संयोजकता इस पर आती है, तो यहाँ तो 2 आ जाता है, यहाँ 1 आएगा तो उसको लिखते नहीं है। तो H2SO4 इस तरह से बनता है आपका। तो ये जो टूटेगा आपका वो H+ प्लस SO4- में टूटेगा। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड जो है CH3COOH होता है, यहाँ पर H+ और CH3COO- होता है। तो ये भी जब टूटेगा तो एक तो H+ देगा और रिमेनिंग पार्ट आपका क्या बचा, CH3COO-। तो ये आपका ये भी H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये भी अम्ल है। आगे अगर हम बात करें कार्बोनिक अम्ल की तो H2CO3 कार्बोनिक अम्ल की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की नहीं। तो कार्बोनिक अम्ल में H पर प्लस आएगा, C पर माइनस आएगा, ये आपको बता चुका हूँ। ये 2 इधर जाता है तो इसको लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, H+ और CO3-2। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर आपको 9th क्लास की संयोजकताएं यौगिक बनाने के लिए जो संयोजकता पढ़ाई थी, संयोजकता वो अगर याद है तो आप किसी भी सूत्र को स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो उदाहरण मैंने पढ़े ऊपर रिएक्शंस पढ़ी उसमें HCl, H2SO4 और HNO3 यानी कि आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये प्रबल अम्ल हैं, क्योंकि जब इनको जल में मिलाया जाता है तो अम्ल को अगर जब जल में मिलाया जाएगा तो पूर्णतः इनका क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। पूर्णतः वियोजन होगा यानी कि बहुत ज़्यादा क्या देंगे, H+ आयन देंगे। तो H+ आयन देंगे तो ये आपके कहलाएंगे प्रबल अम्ल। जबकि कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं, अवियोजित अवस्था में भी कुछ मात्रा में रहते हैं, यानी उनका वियोजन नहीं होता है, वो अवक्षेप के रूप में नीचे रह जाते हैं। इसे हम कहेंगे दुर्बल अम्ल। जो एसिटिक अम्ल था, कार्बोनिक अम्ल था, ये आपके दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं
इसी प्रकार वे पदार्थ जो जलीय विलयन को हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, जिनका पूर्णतः आयन होता है प्रबल क्षार कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मैंने आपको बताया था कि OH माइनस आयन होता है। OH माइनस आयन को हमने क्या नाम दिया है? हाइड्रोक्सिल आयन। तो आपके जो जल में वियोजित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं वो आपके क्या हैं बेटा? क्षार। क्या हैं? क्षार, प्रबल क्षार। ठीक है। तथा जिनका पूर्णतः आयनन नहीं होता है वो आपके दुर्बल क्षार होते हैं। ये पहले भी जैसा अम्ल के बारे में था वैसे ही क्षार के बारे में। यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसको भी आप देख सकते हैं कि KOH लिया, वो K+ और OH- में टूट रहा है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH- में टूट रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो Ca+ और 2OH में टूट रहा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको पता है Ca+2 होता है और OH- होता है, ये 2 इधर चला जाता है तो आपके Ca+2 और OH- में टूट जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4+ और OH- में टूटेगा, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो अम्ल और क्षार लगभग एक जैसे हैं, केवल अम्ल H+ आयन दे रहा है और क्षार OH- आयन दे रहे हैं। इन रिएक्शंस को आप एक बार देख लें जो अभी क्षार के लिए पड़ी। KOH जो है आपका वो K+ और OH- में टूट रहा है। NaOH Na+ और OH- में टूट रहा है। इसके बाद जो दो हैं CaOH का होल ट्वाइस, तो ये आपका 2 इस पर चला जाएगा और इसका 1 इधर आता है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा Ca+2 प्लस OH-। बुक में इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि OH पर 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इधर 1 किया हुआ है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा Na4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया जो है NH4, तो वो NH4+ बनाएगा और OH- बनाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम बात करें आर्हेनियस संकल्पना की कुछ कमी। तो अभी तक हमने जितना भी देखा अम्ल और क्षार के बारे में जो आर्हेनियस ने बताया वो केवल H+ या OH- पर बेस्ड था, क्योंकि इन्होंने इससे हटकर कहीं बात ही नहीं करी। इन्होंने यही कहा कि जो H+ आयन दे रहे हैं वो तो आपके अम्ल हैं और जो OH- आयन दे रहे हैं वो आपके क्षार हैं, यही कहा इन्होंने अपने जो संकल्पना थी उसमें यही कहा कि जो भी पदार्थ H+ आयन देगा वो आपका अम्ल होगा और जो पदार्थ OH- आयन देगा वो क्षार होगा। लेकिन कुछ अम्ल और क्षार ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रोजन विहीन होते हैं और क्षार ऐसे होते हैं जो हाइड्रोक्सिल विहीन होते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर H+ या OH- नहीं पाया जाता फिर भी वो अम्ल और क्षार है, उनके बारे में इनकी संकल्पना के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इसकी ये सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि ये H+ आयन और OH- आयन से हटकर इन्होंने बात नहीं करी और यही इनकी कमी रही। तो आर्हेनियस की संकल्पना उन
अम्लों और क्षारों के लिए उपयुक्त थी जिनमें H+ आयन और OH- आयन थे, परंतु इससे हाइड्रोजन विहीन अम्लों यानी कि जिसमें H+ आयन नहीं था तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों यानी कि जिसमें OH- आयन नहीं था की प्रकृति को स्पष्ट नहीं हो पाता, तब एक नई संकल्पना दी गई और उसे हमने नाम दिया, या जो संकल्पना थी वो थी आपकी ब्रोस्टेड-लोरी की संकल्पना। ब्रोस्टेड-लोरी ने अम्ल के बारे में अलग अलग तथ्य दिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। बने रहें समर्पित क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ। जो मैंने रिटन स्लाइड्स हैं जो लिखी हुई हैं पहले से, वो आपको नोट करनी है, क्योंकि नोट्स में आपको वही लिखना है। जो मैं लिख कर के बता रहा हूँ वो केवल एक्सप्लेन किया है, उसको समझें, और जो पहले से लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, उसको आपको कॉपी के अंदर नोट करना है। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।